गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्री रोमांटिक एज के बारे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें प्री रोमांटिक एज और रोमांटिक एज दोनों इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री रोमांटिक एज के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रोमांटिक एज के बारे में। तो प्री रोमांटिक एज के बारे में पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें न्यू क्लासिकल एज के बारे में पता हो, क्योंकि जैसा कि जब हम किसी एक एज के बारे में पढ़ते हैं तो किसी एक एज से जब हम किसी दूसरे एज में एंटर करते हैं तो वो जो चेंजेस होते हैं वो सडन चेंजेस नहीं होते हैं, रैपिड चेंजेस नहीं होते हैं, वो स्लोली आते हैं। तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब हम एंटर करते हैं तो वो स्लोली चेंज होते हैं। तो हमें न्यू क्लासिकल स्लो चेंजेस होते हैं, तो हमें न्यू क्लासिकल एज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भी हम समझ सकते हैं कि प्री रोमांटिक एज में किस तरह से चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें और न्यू क्लासिकल एज में हम एंटर करते हैं रिनेसेंस के बाद में, तो मूविंग फ्रॉम द रिनेसेंस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर टू द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, वन गेट्स द फील ऑफ लैंडिंग आफ्टर अ फ्लाइट from cosmic vision to social view, from larger concerns with man's position in the universe and man's heroic and moral conduct in love and war, to the smaller issues of life discussed in coffee houses and elite clubs. There is certainly a great climb down. तो न्यू क्लासिकल एज में जब हम आते हैं तो उसका कंपैरिजन बताया गया है कि किस तरह से हम रिनेसेंस जो पीरियड था उससे न्यू क्लासिकल एज में एंटर करते हैं, और किस तरह से न्यू क्लासिकल एज और रिनेसेंस जो एज थी उन दोनों पीरियड्स की जो राइटिंग्स थे, जो वर्क्स थे, उनमें डिफरेंस था। किस तरह से दोनों पीरियड के जो राइटर्स थे वो किस तरह से मैन को प्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये हम एक तरह से शेक्सपियर के वर्क्स में और न्यू क्लासिकल एज में अलेक्जेंडर पॉप के वर्क्स, दोनों के वर्क्स को अगर अपन कंपेयर करें तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों ने किस तरह से अपने अपने वर्क्स में मैन को प्रेजेंट किया है। और जो न्यू क्लासिकल पीरियड था उसमें जो राइटर्स थे वो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के बारे में लिखते थे, मींस जो सोशल हाई क्लासेस होती थी, इलिट जो क्लासेस थी उनके बारे में लिखा करते थे। और वो जो राइटर्स थे न्यू क्लासिकल एज के, वो एक तरह से कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के लिखा करते थे, मींस उनका नेचर से कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो वो एरिस्टोक्रेटिक लोगों के बारे में लिखते थे, एरिस्टोक्रेटिक जो क्लासेस थी उनके बारे में लिखते थे, मतलब जो हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते थे और कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के लिखा करते थे। उनके जो डिस्कशंस होते थे किन्हीं भी सोशल टॉपिक्स के बारे में, वो जो टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ करते थे वो एलिट क्लब्स के बीच में हुआ करते थे और कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के वो डिस्कशंस हुआ करते थे। उनका नेचर से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे न्यू क्लासिकल एज से हम रोमांटिक एज की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में प्री रोमांटिक पीरियड आता है, जब वो चेंजेस होना शुरू होते हैं। मींस जो राइटर्स थे वो नेचर में इंटरेस्ट लेने लगे थे, ठीक है। So in the later part of the 18th century, before the official declaration of the Romantic movement in lyrical ballads 1798 by Wordsworth and Coleridge, there were a number of poets and prose writers who constituted the transition between the neoclassical period and the Romantic movement. तो जब रोमांटिक पीरियड का ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था 1798 में, with the publication of lyrical ballads, that was a joint work of Wordsworth and Coleridge. तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो लिरिकल बैलेड्स था जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, तो इस वर्क के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक मूवमेंट का स्टार्ट होना माना जाता है, ठीक है। लेकिन 1798 से पहले और न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद में एक ट्रांजिशन पीरियड आया था। उस ट्रांजिशन पीरियड को हम
प्री रोमांटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रांजिशनल पोइट्स कौन कौन से थे? इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं जेम्स थॉमसन की, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। So James Thomson was one of the precursors of Romantic spirit, whose decision 1730 is focused on the descriptions of nature, which the poet recalls from his early life experience. तो जेम्स थॉमसन का जो वर्क था द सीजन्स के नाम से, जिसमें उन्होंने चारों सीजन्स के बारे में लिखा है अलग अलग पार्ट्स में। तो इनकी जो सीजन्स थी जो कि पब्लिश हुई थी 1730 में, इज़ फोकस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। तो ये जो पोइम है वो नेचर को डिस्क्राइब करती है, उसके डिस्क्रिप्शंस को डेपिक्ट करती है, फोकस करती है। विच द पोइट रिकॉल्स फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, जिसको कि पोइट ने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर डेपिक्ट किया है। तो जेम्स थॉमसन को हम मान सकते हैं, जिनकी जो सीजन 1730 में आई थी, कि ये एक पोएम है जिसमें उन्होंने नेचुरल थिंग्स के बारे में लिखा है, नेचर को डिस्क्राइब किया है। A more important figure among the pre-romantic poets of the period was Thomas Gray, 1716 to 1771, whose Elegy written in a country churchyard 1751 continues to be considered one of the all-time classics of English literature. The poem has a somber tone and creates the atmosphere of quiet contemplation. थॉमस ग्रे का नाम भी हम सबसे पहले लेते हैं जब हम प्री रोमांटिक पोइट्स की बात करते हैं तो, और इनकी एक पोएम है इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि एक इलेजी है। ये बहुत ही फेमस पोएम है। ये जो पोएम है, दिस पोएम हैज़ अ सोम्बर टोन एंड क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ क्वाइट कंटेम्पलेशन। तो ये वही है कि नेचर को डिस्क्राइब करती है, कंटेम्पलेशन के बारे में है, नेचुरल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है। टोन जो है वो कैसी है इसकी, सोम्बर है। और बाकी हम थॉमस ग्रे की इस पोएम के बारे में और थॉमस ग्रे के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम इनकी पोएम पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। अ पोइट whose name is always associated with Gray was William Collins. His lyrical arts mark a progression from the Augustan poetry of Pope's generation and towards the imaginative ideal of the Romantic era. The themes of these odes include pity, fear, simplicity, etc., which place him closer to the Romantics. तो अगले जो पोइट है वो है विलियम कॉलिंस, जिनको हमेशा थॉमस ग्रे के साथ में ही याद किया जाता है। तो इनकी जो पोएम्स थी, इनकी जो ओड्स थी, उनकी थीम्स थी पिटी, फियर, सिंप्लिसिटी। और ये जो फीचर्स थी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके पोइट्री की, उनकी ओड्स की, वो उनको रोमांटिक जो पोइट्स थे उनके साथ में खड़ा करती है, विच प्लेस हिम क्लोजर टू द रोमांटिक्स। अगले जो पोइट है वो है विलियम कूपर। सो विलियम कूपर changed the direction of 18th century nature poetry by writing of everyday life and scenes of the English countryside. He was forerunners of romantic poetry. तो ये विलियम कूपर, थॉमस ग्रे, जेम्स थॉमसन और विलियम कॉलिंस, ये कुछ राइटर्स हैं, कुछ पोइट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशनल पोइट्स के नाम से जानते हैं, जो कि रोमांटिक एज से पहले के हैं। इसके बाद में एक स्कूल फ्लरिश हुई थी इस टाइम में, जिसको हम द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें हम एडवर्ड यंग और थॉमस ग्रे को इंक्लूड करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जोनर था राइटिंग का, जिसको ये नाम दिया गया है द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। तो इसको ये नाम क्यों दिया गया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? तो द पोइट्री ऑफ मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है उदास होना, ठीक है। तो द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, द पोइट्री ऑफ मेलनकली
A development in the direction of the Romanticism took place toward the middle of the century with an influential group of poets known as the Graveyard School because of their melancholy tone and the choice of cemeteries, tombs, ruins, desolate landscapes, and stormy skies as the setting for their poems. ठीक है, जैसा कि थॉमस ग्रे की जो इलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड है वो भी एक मेलनकलिक पोएम है जिसको हम द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो स्कूल थी पोइट्री, ये जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इसमें जो पोइट्स थे उनकी जो पोएम्स थी उनकी जो टोन हुआ करती थी, टोन जो है वो उनकी वो कैसी है, मेलनकली टोन है। एंड दी चॉइस ऑफ सिमेट्रीज, टोम्स के बारे में है, रोइंस, डेसोलेट लैंडस्केप्स एंड स्टॉर्मी स्काइज, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मेनली अगर अपन बात करें तो इन पोएम्स की जो टोन थी वो कैसी थी, मेलनकलिक थी। ठीक है, द मेन रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ दिस स्कूल आर एडवर्ड यंग एंड थॉमस ग्रे। मेन जो पोइट्स थे इस स्कूल के वो थे एडवर्ड यंग और थॉमस ग्रे। तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री भी फ्लरिश हुई थी कौन सी एज में, प्री रोमांटिक एज में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस पीरियड में गॉथिक नॉवेल भी फ्लरिश हुए थे। गॉथिक नॉवेल वो नॉवेल्स होते हैं जिनकी सेटिंग जो होती है वो हॉरर होती है, एक तरह से मिस्टीरियस होती है। So the Gothic novel flourished towards the end of the 18th century. All the Gothic novels are full of suspense, mystery and terror. और गॉथिक नॉवेल्स जो होते हैं उनमें हम थीम्स देखते हैं किस तरह की थीम्स हुआ करती थी, वो फुल ऑफ सस्पेंस होते थे, फुल ऑफ मिस्ट्री होते थे एंड फुल ऑफ टेरर। They are usually set in wild and sinister landscape and places, in ancient castles full of secret passages where supernatural beings like vampires, monsters and ghosts usually live. ठीक है, तो उनकी जो सेटिंग होती थी वो वाइल्ड एंड सिनिस्टर लैंडस्केप्स में होती थी, ठीक है, एंड प्लेसेस पे होती थी। और सेटिंग जो होती थी वो एंशियंट केसल्स में होती थी दैट आर फुल ऑफ सीक्रेट पैसेज वेयर सुपरनेचुरल बीइंग्स लाइक वैम्पायर्स, मॉन्स्टर्स एंड गोस्ट्स लिव। वी usually think that. The first exponent of this kind of novel is Horace Walpole with his masterpiece The Castle of Otranto that tells the story of the rise and fall of an usurper. ठीक है, और इसमें जो मास्टरपीस मानी जाती है गॉथिक नॉवेल्स में वो सबसे पहले हम याद करते हैं केसल ऑफ ओट्रेंटो जो नॉवेल है जो कि हॉरेस वॉलपोल का लिखा हुआ है। बट इट वॉज ओनली विद एन रेडक्लिफ दैट द फैशन ऑफ द गॉथिक नॉवेल रीच्ड इट्स फेम। लेकिन एन रेडक्लिफ के नॉवेल्स के साथ में गॉथिक नॉवेल की जो फैशन था वो इस फेम एक्वायर करता है। ठीक है, These new writers created an imaginative otherworld and challenged the morals and manners of the Augustan society. और ये जो गॉथिक नॉवेलिस्ट थे इन्होंने एक इमेजिनरी अदर वर्ल्ड क्रिएट किया और ऑगस्टन सोसाइटी के जो मोरल्स और जो मैनर्स उन लोगों ने बताए थे, जो क्रिएट किए थे, उनको एक तरह से चैलेंज किया। तो ये था गॉथिक नॉवेल जो कि प्री रोमांटिक एज में फ्लरिश हुए थे। ये थी ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री और ये कुछ ट्रांजिशनल पोइट्स थे। ठीक है, तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि प्री रोमांटिक एज जो थी उसने रोमांटिक एज के लिए एक सेटिंग तैयार की थी। ठीक है, उसके बाद में हम रोमांटिक एज में एंटर करते हैं जिसका जो मेन स्लोगन है वो है रिटर्न टू नेचर। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल एज जो थी जहाँ पर राइटर्स जो थे वो इलीट क्लासेस के बारे में लिखते थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के बारे में लिखते थे, कॉफ़ी हाउसेस में बैठकर लिखा करते थे। उससे रोमांटिक एज में जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, वो उन कॉफ़ी हाउसेस से बाहर आते हैं। ठीक है, तो वो एक स्लोगन दिया था इस तरह से रिटर्न टू नेचर कि वो अब प्रकृति की तरफ, वो अब नेचर की तरफ लौट रहे हैं। ठीक है,
और इनके बीच में नियो क्लासिकल एज और जो हमारा रोमांटिक पीरियड है, इनके बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड आता है जिसको प्री रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम रोमांटिक एज के बारे में पढ़ेंगे।